नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एटॉमिक ऑर्बिटल से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर जेएसएससी टेक्निकल का फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी पीजीटी, जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर जेएसएससी टेक्निकल, इन तीनों ही परीक्षाओं का जो सिलेबस निकाला गया है जेएसएससी के द्वारा वो बराबर है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एटॉमिक ऑर्बिटल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी सिलेबस देख पा रहे होंगे, इससे पहले वाला चैप्टर में हम लोगों ने आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स पहला टॉपिक खत्म कर दिया था। आज के इस वीडियो में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमें सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। इसका जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे और उसके साथ साथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे कोई माइक्रोस्कोपिक जो भी पार्टिकल होते हैं, उसका किसी समय में सेम टाइम में कोई एक समय अंतराल हम लोग अगर लेते हैं तो उसका पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है। अर्थात कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई एक रास्ता है, उसमें कोई एक कार चल रहा है, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली सेम समय में नहीं बता सकते हैं कि उसका मोमेंटम क्या है, अर्थात कि उसका स्पीड क्या है, क्योंकि मोमेंटम मतलब हम लोग जानते हैं P इक्वल टू एम वी होता है। v क्या है तो वेलोसिटी, ठीक है, और m क्या होता है मास। तो किसी समय में आप उसका पोजीशन को नहीं बता सकते हैं कि वो कार किस जगह पे है, किस घाटी से गुजर रहा है और उस समय उसका स्पीड क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो उसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इट इज़ not possible to specify the position as well as momentum of microscopic particle like electron at the same time in an atom। ठीक है, मान लेते हैं कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम। इसका पोजीशन साथ में इसका जो मोमेंटम है वो एक ही समय में एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है और इसका जो स्पीड है या फिर इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर इसका मोमेंटम को हम लोग सही सही बता देते हैं तो उसका पोजीशन में किसी ना किसी प्रकार का एरर देखने को मिलेगा, या फिर हम लोग एग्जैक्टली अगर उसके पोजीशन को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है और इस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कुछ एरर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है स्पेसिफाई करना इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तथा मोमेंटम किसी एक समय अंतराल में, अर्थात कि एक ही समय में उसका पोजीशन और मोमेंटम को स्पेसिफाई करना संभव नहीं है। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। इसी को मैथमेटिकल रूप में उन्होंने कहा था डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, जहाँ डेल एक्स क्या है होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी क्या होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अर्थात कि पोजीशन में किसी भी प्रकार का जो भी एरर आता है या फिर उसका जो मोमेंटम है उसमें जो भी प्रकार का एरर आता है, उन दोनों ही को अगर हम लोग ऐड करेंगे, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही को अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा वो या तो h/4π के बराबर होगा या फिर h/4 से हमेशा बड़ा होगा। तो उन्होंने ये कहा था, जहाँ h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू इससे पहले भी मैंने बताया था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। इसे हमेशा याद रखेंगे। डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या वैल्यू है, ठीक है। जहां डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो इस इक्वेशन को आप याद करेंगे। इस इक्वेशन से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू h/4 ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। अब जानते हैं आपके परीक्षा में इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। पहला चीज़ याद रखेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड याद रखेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है जूल सेकेंड होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड चीज आप याद रखेंगे इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, इस इक्वेशन को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या है। इसमें आप याद रखेंगे एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और पी जो है अनसर्टेनिटी इन क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके पीजीटी स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस अधिक है, तो पीजीटी के स्टूडेंट इसे अच्छी तरीके से देख लें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.1 एंगस्ट्रम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम मतलब 10⁻1 इंटू 10⁻−10, ठीक है, ये एंगस्ट्रम को हम लोग लिखते हैं। फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर हमारा जो एरर इन पोजीशन दिया गया है वो कितना आया है 1.1 एंगस्ट्रम, तो हमें फाइंड करना है एरर इन मोमेंटम, ठीक है, तो उसका एरर इन मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, अर्थात कि मोमेंटम में किस प्रकार का एरर आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/2 इसमें हम लोग बैठा देंगे। x दिया गया है 1.1 एंगस्ट्रम, अर्थात कि 1.1 इंटू 10⁻−10 इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻−34 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेल पी का वैल्यू निकाल सकते हैं और हम लोग इससे कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है, ठीक है। तो डेल पी का निकालने के लिए ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम आसान रहता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला याद है आपको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप सोच सकते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब किसी प्रकार का पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा, अर्थात कि डेल एक्स में किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी होगा और मोमेंटम में किसी प्रकार का अनसर्टेनिटी होगा, अर्थात कि डेल पी, और ये दोनों जो है ये इक्वल टू या फिर बराबर होगा h/4 के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, फाइंड द एरर इन पोजीशन, ठीक है, माफ कीजिएगा मोमेंटम में। अगर कहा गया है कि मोमेंटम और जो पोजीशन है इन दोनों में एरर जो है वो बराबर आता है, तो एरर इन मोमेंटम आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। हमें कहा गया है कि डेल पी और डेल एक्स दोनों बराबर है, क्योंकि हमें कहा गया है एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड मेजरमेंट इन पोजीशन दोनों बराबर दिया गया है, तो आप डेल एक्स भी ले सकते हैं, डेल पी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स की जगह पे हम लोग डेल पी बैठाएंगे तो 2 डेल पी का स्क्वायर हो जाएगा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 हो जाएगा। अगर हम लोग डेल पी करते हैं और स्क्वायर को हटाते हैं तो √h/4 ये आपका जो एरर इन पोजीशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत अधिक हार्ड नहीं है, ठीक है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा चीज़ पढ़ लेना होगा, जिसमें हम लोग थॉमसन मॉडल भी पढ़ेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ेंगे, उसके बाद बोर्स मॉडल भी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑर्बिटल ए मैथमेटिकल described region around nucleus in an atom or molecule that may contain 0, 1, 2 और more electrons, ठीक है। तो ऑर्बिटल हम लोग कहते हैं क्या, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देमसेल्फ इन ए क्लाउड लाइक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल किसे कहा जाता है, मेनली हम लोग कहते हैं जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, जिसमें न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चार्जेस होते हैं, उसके चारों ओर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वही एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं।
ये जो ऑर्बिटल होता है मैथमेटिकल डिस्क्राइब्ड रीजन, मैथमेटिकली रूप से एक डिस्क्राइब्ड रीजन होता है अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम और मॉलिक्यूल दैट में कंटेन 0, 1, 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जो 0, 1 और 2 या फिर उससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में रह सकता है, या फिर वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलता है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल इज ए थियोरेटिकल डिस्कशन विच डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एज वेल एज द मेनली द वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटॉमिक मॉडल क्या होता है? विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा एटम के बनावट के बारे में विभिन्न प्रकार का जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पहले एटॉम का जो मॉडल है वो नहीं पता था कि एग्जैक्टली इसका मॉडल किस प्रकार होता है। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़े, जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। तो एटॉमिक मॉडल क्या होता है? ये एक प्रकार का थियोरेटिकल डिस्कशन होता है जिसमें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं, एज वेल एज द मेनली वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी किस प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एटॉमिक मॉडल में पढ़ते हैं। जानते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में किस प्रकार के प्रश्न आपके आने की संभावना होती है। इन सारे टॉपिक में आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का संबंध किससे है, एटॉमिक मॉडल का संबंध किससे है। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। Ernst Rutherford, while performing experiment on radioactivity, bombarded fast-moving alpha particle on a thin gold foil about 1000 atom thick. He selected the gold foil because of its high ductility and doubly charged alpha particle because of their large amount of energy. He expected to see small deflection of alpha particle by the subatomic particle present in the gold foil. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में अब लोग 9, 10 और 11, 12 में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था। उस गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस था वो कितना था? 1000 एटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस था वो कितना था? 1000 एटम्स। और उसको क्यों लिया गया था? क्योंकि हाई डक्टिलिटी होता है। ठीक है, उसको पतले से पतले तार में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उस गोल्ड फॉयल को लिया गया था, क्योंकि वो सबसे पतला गोल्ड फॉयल को ही बनाया जा सकता है था, दूसरा मेटल को उतना पतला नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, तो हाई डक्टिलिटी के कारण गोल्ड फॉयल को लिया गया था। उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया। वे क्या देखना चाहते थे? वे परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन रेडियो एक्टिविटी, वे परफॉर्म कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पता करने के लिए। ठीक है, लेकिन इससे उनको एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो इससे मिलता है एटम के बारे में। ठीक है, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉयल से गुजारा तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉयल के आर पार हो जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से 1-2 ऐसे थे जो कि कुछ कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और 12,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो टोटली रिटर्न आ गया था। ठीक है, तो जानते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल फास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट रूप से उस गोल्ड फॉयल से पार हो गए। सम अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉयल बाय स्मॉल एंगल। कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल उससे बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल रिटर्न बैक टू द सेम डायरेक्शन। केवल एक ही 12,000 पार्टिकल्स उन्होंने उस गोल्ड फॉयल से पास करवाए थे, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स। उसमें से सरप्राइज रूप से केवल एक ही पार्टिकल ऐसा था जो उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ गया था। ठीक है, तो उसके बारे में उनके पोस्टुलेट्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर और आगे चीज़ों को जानेंगे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ पोस्टुलेट दिए एटॉमिक मॉडल के बारे में। द पॉजिटिव चार्ज
and the most of the mass of an atom is concentrated in an extremely small volume. He called this region of atom as nucleus. उन्होंने कहा कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एक ही सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और उसमें मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, और वो जो वॉल्यूम है उसका वो बहुत ही छोटा है, ये चीज़ उन्होंने कहा। ठीक है। Rutherford model proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. He also claimed that the electrons surrounding the nucleus revolve around it with very high speed in circular path as orbit. उन्होंने कहा कि जो एटम का संपूर्ण मास है वो केवल एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और उस सेंटर में क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि एक निश्चित पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हालांकि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या फिर उसका जो रेडियस है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा कि संपूर्ण जो एटम का मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और सेंटर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है सर्टेन ऑर्बिट्स में, ये चीज़ उन्होंने कहा। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस बीइंग ए डेंसली कंसंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, अर्थात कि जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उनके इस मॉडल में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। रदरफोर्ड proposed that the electrons revolve around the nucleus in fixed path called orbit, but he failed to explain the emission of energy and Maxwell's theory and could not explain the stability of the atom. ठीक है। मैक्सवेल ने उस समय एक थ्योरी दिया था कि कोई भी अगर पार्टिकल रेगुलर रूप से किसी दूसरे पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे उसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है, उसका फिर वो धीरे धीरे एनर्जी जब ख़त्म हो जाता है तो वो न्यूक्लियस में आके समा जाएगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में किसी भी प्रकार के इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका एनर्जी का जो इमिशन है उसके द्वारा उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जिसके कारण वो फेलर साबित हुआ। ठीक है। ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो भी लिमिटेशन है वो था। तो रदरफोर्ड के द्वारा जो चीज़ भी लिमिटेशंस थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। जैसे कि रदरफोर्ड में ये एक्सप्लेन करने के लिए वो फेल हो गया था, ये एक्सप्लेन नहीं करने सका था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसका इमिशन या फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है वो किस प्रकार होता है, उसका स्टेबिलिटी क्यों बना रहता है और इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में जाकर के नहीं समा जाता है। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक नाम का एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया और एक्सप्लेन किया इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किस प्रकार इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ईच पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी रिलीज होता है, मान लेते हैं कोई एक बल्ब है, इस बल्ब से लाइट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो लाइट एनर्जी तो हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, वो कंटिन्यूअसली नहीं पहुंचता है बल्कि वो डिसकंटिन्यूअसली पैकेट्स के फॉर्म में आता है। इस प्रकार पैकेट्स के फॉर्म में आता है। ये पैकेट इतने छोटे होते हैं कि हमारे आंखों से विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा द इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस, एनर्जी जब कहीं से निकलता है या फिर एनर्जी जब कोई
एब्जॉर्ब करता है तो वो डिसकंटिन्यूसली होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। उस पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा। ईच पैकेट को कहा जाता है क्वांटा, ठीक है। उसी क्वांटा को हम लोग लाइट के केस में फोटोन कहते हैं, ठीक है। फोटोन इन केस ऑफ लाइट। तो याद रखेंगे मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस डिसकंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और ईच पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। उन्होंने एनर्जी प्रेजेंट इन वन क्वांटम, एनर्जी प्रेजेंट इन वन क्वांटम, एक क्वांटम में एनर्जी जितना होता है उसको एच न्यू के द्वारा बताया, जिसमें एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो एच हम लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसके द्वारा हम एक क्वांटा का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। न्यू का यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वांटा आर लॉस्ट और गेन इन होल नंबर, और ये जो क्वांटा होता है वो हमेशा होल नंबर में ही या तो गेन होगा या तो लूज होगा, ठीक है। कभी भी 1.1 क्वांटा नहीं होगा, कभी भी 0.2 क्वांटा नहीं होगा, कभी भी 2.2 क्वांटा नहीं होगा। अगर क्वांटा गेन होता है तो एक क्वांटा गेन होगा, दो क्वांटा गेन होगा, या फिर लूज होता है तो एक होगा या फिर दो होगा, हमेशा होल नंबर में ये चीज़ होगा। तो एनर्जी लॉस्ट और गेन एन इज एन इंटू एच न्यू, ठीक है, जो कि एन दर्शाता है नंबर ऑफ क्वांटा गेन और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो इतने चीज़ आज हम लोगों ने जाना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद कुछ कुछ चीज़ हमें टॉपिक इसमें बचता है, जैसे कि बोर्स मॉडल बचता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं उनके पोस्टुलेट से। तो उस वीडियोस को हम लोग अगले जो भी सेशन होंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।